चैप्टर 5 के अंतर्गत आज हम लोग जो पढ़ेंगे दो टॉपिक है। पहला टॉपिक है बंगाल में आधुनिक छापाखाना का विस्तार, इसको पढ़ेंगे निश्चित रूप में, यहाँ पे केवल पॉइंट है। उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है छपी पुस्तकें और शिक्षा प्रसार में संबंध। तो ये दोनों को आज हम लोग कवर करने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले है बंगाल में आधुनिक छापाखाना का विस्तार। तो इसको कहेंगे तो सबसे पहले जर्मनी निवासी जोहानस गुटेनबर्ग ने आधुनिक छापाखाना का आविष्कार 1454 ईस्वी में किया था। इसके बाद क्या हुआ कि इस कला का प्रसार न सिर्फ यूरोप में बल्कि पूरे विश्व में तेज़ी से फैल गया और पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम इस कला को भारत में विकसित करने का काम किया। तो 1856 ईस्वी में गोवा में एक मुद्रणालय इन्होंने स्थापित किया और इसी वर्ष ही पुस्तक का प्रकाशन भी इन्होंने किया था। तो इसके अंतर्गत पहला पॉइंट क्या है, भारत में मुद्रणालय। तो 18वीं शताब्दी के अंत तथा 19वीं सदी के आरंभ में यूरोप के ईसाई मिशनरियों ने भारत में मुख्य रूप से बंगाल के विभिन्न स्थानों में आधुनिक मुद्रणालय और छापाखाना अथवा छापाखाना इन्होंने लगाया। और इस प्रकार से ये कहाँ पे इसको दूसरा नंबर पॉइंट है फिर बंगाल में छापाखाना। तो पुर्तगाली मिशनरियों ने बंगाल में 18वीं सदी के अंत में मुद्रणालय स्थापित किया। आगे चलकर जेम्स अगस्टस हिकी ने 1777 ईस्वी में कलकत्ता में एक छापाखाना लगवाया। उसके बाद चार्ल्स विल्किंस ने चुचुड़ा में, जो कि हुगली ज़िले में स्थित है, वहाँ पे 1778 ईस्वी में छापाखाना स्थापित किया। तो ये दूसरा नंबर बंगाल में छापाखाना ये हम लोग पढ़े। बंगला हरफ या अक्षर का सूत्रपात। तो फिर क्या हुआ, पुर्तगाली मिशनरियों ने ही सबसे पहले रोमन हरफ में बंगला पुस्तक छपवाया था। लेकिन वो किस हरफ में था, किस अक्षर में था? रोमन लिपि में था या अक्षर में था। आगे चलकर जेम्स अगस्टस हिक्की थोड़ा यहाँ पे है। तो पुर्तगाली मिशनरियों ने सबसे पहले रोमन हरफ में बंगला पुस्तक छपवाया। आगे चलकर चार्ल्स विल्किंस ने बंगला हरफ तैयार किया तथा बंगला भाषा में पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया। फिर उन्नत बंगला हरफ निर्माण करने का श्रेय हुगली के एक स्वर्णकार जिनका नाम था पंचानन कर्मकार को जाता है। और इन्होंने बंगला टाइपिंग के जो है बंगला टाइप के अक्षर का निर्माण किया। ये इसी कारण से ये मुद्रण कला में बंगला हरफ के जनक के रूप में भी विख्यात है। फिर पंचानन कर्मकार के पश्चात सुरेश चंद्र मजुमदार द्वारा निर्मित हरफ। तो इसमें क्या था कि पंचानन कर्मकार के बाद सुरेश चंद्र मजुमदार ने लाइनोटाइप क्या है, तो लाइनोटाइप और भी अधिक उन्नत बंगला अक्षर टाइप का निर्माण करने का काम किया सुरेश चंद्र मजुमदार ने। तो इस प्रकार से बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में धीरे धीरे छापाखाना का विस्तार आरंभ हो गया। और पूर्व बंगाल में मुद्रणालय की स्थापना 1847 में मुख्य रूप से रंगपुर से आरंभ हुआ। इसके बाद 1856 ईस्वी में ढाका में छापाखाना लगवाया गया था। तो इस प्रकार से देखेंगे कि बंगाल में आधुनिक छापाखाना का विस्तार धीरे धीरे प्रायः कई जगहों पर फैल गया। ऐसा कहा जाता है 1000 से भी ज़्यादा उस समय छापाखाना पूरे भारत में था, जिसमें से 220 छापाखाना कहाँ तक था, केवल बंगाल में ही था। तो इस प्रकार से ये है हमारा ये बंगाल में आधुनिक छापाखाना का विस्तार। उसके बाद दूसरा नंबर टॉपिक है और जो अक्सर 2 बार पूछा गया है 2017 के MP एग्ज़ाम में और 19 में भी शायद ये पूछा गया था। तो ये छपी पुस्तकें और शिक्षा प्रसार में किस प्रकार से संबंध है, इसको हम लोग देखेंगे। तो पहला पृष्ठभूमि है, छापाखाना के आविष्कार के पहले पुस्तकों की जो प्रतियां थी वो हाथों से लिखकर तैयार किए जाते थे और शिक्षण कार्य भी इन्हीं हस्तलिखित पुस्तकों के माध्यम से
किया जाता था। इस कारण पुस्तकों का मूल्य उस समय बहुत ज़्यादा होता था और शिक्षा भी केवल संपन्न लोगों तक ही सीमित था। कुछ ग्रंथों, कविताओं, उपन्यासों, शास्त्रों आदि को ही पढ़ लेना उस समय शिक्षा समझा जाता था। तो इस प्रकार से शिक्षा का स्वरूप सीमित था छापे खाने के आविष्कार से पहले। फिर क्या हुआ? मुद्रित पुस्तकों का बाजार, दूसरा नंबर पॉइंट। छापाखाना के विस्तार के पश्चात मुद्रित पुस्तकों का बाजार में आवागमन आरंभ हो गया। इसके बाद क्या हुआ? पुस्तकों का प्रकाशन भी अधिक मात्रा में होने लगा। अब इसके बाद क्या हुआ? पुस्तकों का जो मूल्य है उसमें भी कमी हुई। तो अब दरिद्र साधारण शिक्षार्थी और पाठकों के हाथों में सरलतापूर्वक पुस्तकों की उपलब्धता होने लगी। परिणाम स्वरूप क्या हुआ? शिक्षा का प्रसार हुआ। अरबी, संस्कृत, अंग्रेजी भाषा के साथ साथ मातृभाषा को भी, यहाँ बंगाल में मुख्यतः बंगला भाषा को ही महत्व दिया जाने लगा। तो इस प्रकार से छापाखाना ने व्यापक शिक्षा प्रसार में क्या किया? मदद किया था। इसके बाद दूसरा नंबर पॉइंट है श्रीरामपुर मिशन प्रेस। तो विलियम कैरी ने 1800 ईस्वी में श्रीरामपुर मिशन प्रेस की स्थापना की थी। इस प्रेस के माध्यम से बंगला भाषा के साथ साथ अन्य भारतीय भाषाओं में बाइबल, रामायण, महाभारत, हितोपदेश, प्राचीन साहित्यों तथा ग्रंथों आदि का अनुवाद होना प्रारंभ हो गया। इससे भी ज्ञान का विस्तार हुआ। फोर्ट विलियम कॉलेज जो 1800 ईस्वी में तैयार किया गया था, इसमें पढ़ने वाले छात्रों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन भी यही श्रीरामपुर मिशन किया करता था। तो देखेंगे कि श्रीरामपुर मिशन ने भी शिक्षा प्रसार में बहुत ज़्यादा महत्व या अपना योगदान दिया था। चौथा नंबर पॉइंट है पाठ्य पुस्तकों का प्रकाशन। छापाखाना में जो मुद्रित पुस्तकों को बिना मूल्य अथवा कम मूल्य में छात्रों तक या शिक्षार्थियों तक पहुंचाने के उद्देश्य से कलकत्ता स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना 1817 में हुआ। कलकत्ता स्कूल सोसाइटी 1818 के माध्यम से अनेक स्कूलों की स्थापना हुई। तो इन सभी स्कूलों में आवश्यक पुस्तकों को छापने का काम श्रीरामपुर मिशन प्रेस किया करता था। इस प्रकार से गांव, शहर, दूर दराज के इलाकों में मुद्रित पुस्तकों का पहुंचना सरल हो गया और इससे शिक्षा का क्या हुआ? विस्तार हुआ। 5 नंबर में देखेंगे पॉइंट है शिशु शिक्षा पर आधारित पुस्तकें। तो इसका मतलब क्या है कि बंगाल में शिशु शिक्षा को केंद्रित करके प्रचुर मात्रा में उस समय पुस्तकों का प्रकाशन हुआ था और इससे शिक्षा का प्रसार हुआ था। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, एक पुस्तक का नाम है शिशु शिक्षा, इसके लेखक मदन मोहन तरकालंकार थे। दूसरा जो ईश्वर चंद्र विद्यासागर द्वारा रचित जो बच्चों के लिए प्राथमिक ज्ञान के लिए जो पुस्तक था वर्ण परिचय। ठीक इसी प्रकार से और एक पुस्तक का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, उदाहरण दिया गया है बाल्य शिक्षा, श्याम सुंदर बसाक। तो इन सभी पुस्तकों के माध्यम से छोटे बच्चों के लिए पुस्तकों का प्रकाशन आरंभ हो गया और ज्ञान का विस्तार हुआ। इसके अलावा यहाँ पे है 6 नंबर पॉइंट में देखिए अन्य पुस्तकें। तो अन्य पुस्तक के का मतलब ऐसे पुस्तकें जो दूसरे प्रकार के थे। किस प्रकार का? जैसे यहाँ पे गोविंद प्रसाद दास है, व्याकरण सर, पुस्तक का नाम है व्याकरण सर। तो उसके बाद प्राणलाल चक्रवर्ती अंकबोध, केदारेश्वर चक्रवर्ती बंगलार इतिहास। तो इन सभी पुस्तकों के माध्यम और भी था, हालांकि यहाँ पे मैंने केवल 3 लिखा है, जैसे आनंद किशोर सेन का और फिर सार्थकता, दीनानाथ सेन का बांग्लादेश और आसामेर विवरण। तो इन सबों को पढ़कर भी ये सभी पुस्तकों को पढ़कर ये छपी गई पुस्तकें जब पाठकों के यहाँ पहुँची तो उन्होंने इनको पढ़कर ज्ञानार्जन हुआ या उनको
ज्ञान मिला। इस प्रकार से देखेंगे कि छपी गई पुस्तकों के माध्यम से शिक्षा का प्रसार कैसे कैसे हो रहा था। तो ये है आपका अन्य पुस्तकें। 7 नंबर पॉइंट में उपसंहार में मैंने लिखा है कि न केवल पुस्तकें, पाठ्य पुस्तकें, सहायक पाठ्य पुस्तकें, बल्कि छपी गई पत्र पत्रिका के माध्यम से भी शिक्षा का प्रसार हुआ। यहाँ पे मैंने उदाहरण दिया है, जैसे पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से भी जनमानस में शिक्षा का विस्तार हुआ। तो ये तो स्वाभाविक बात है। और यहाँ पे 2-4 उदाहरण में दिया गया है, जैसे दिग्दर्शन मार्समेन के द्वारा संपादित, समाचार दर्पण मार्समेन के द्वारा संपादित, बंगाल गजट गंगा किशोर भट्टाचार्य ने प्रकाशित किया था, समाचार पत्रिका ठीक भवानी चरण बनर्जी, संवाद प्रभाकर ईश्वर चंद्र गुप्ता, तत्वबोधिनी देवेंद्रनाथ ठाकुर। तो इन सभी पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से जब ये इनका प्रकाशन हुआ, जब ये गांव शहर दूर दराज के क्षेत्र पर पहुंचा, तो वहाँ पढ़ने के बाद पाठक जब इन्हें पढ़े तो उनके पढ़ने के पश्चात उनके ज्ञान में वृद्धि हुआ। और इस प्रकार से देखेंगे कि भारत के दूर दराज के क्षेत्रों में भी शिक्षा का प्रसार हुआ। तो छपी गई पुस्तकें और शिक्षा का प्रसार एक दूसरे में पूर्ण रूपेण इसमें कहेंगे व्यापक इन दोनों के बीच में संबंध है, क्योंकि छपी गई पुस्तकें जब पाठकों के सामने में या जनमानस के यहाँ या छात्र के यहाँ पहुँची तो सरलता से ज्ञान का शिक्षा का प्रसार हुआ।